So let's start with the sphere. The sphere is hollow. So let's say this is my sphere, and the sphere is having uniform charges all around it. Something like this. And we'll be finding electric field due to this sphere at some random point. Let's say the point, let's take the point P. तो इस पॉइंट P पे मुझे फिगर आउट करना है कि स्फीयर के वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा वो कितना होगा. Let's also define few more parameters, like the radius of the sphere is capital R, but the distance between the center and this point P is small r. Okay. Now to do this, we'll be applying Gauss law. So what is Gauss law? Just for reference purpose, let me write Gauss law here. तो बार बार यूज करेंगे. Gauss law होता है मेरा फ्लक्स is equal to EDS is equal to Q by epsilon naught. This is Gauss law. So our motive is to find the electric field at this point P. Right. So let's draw an imaginary sphere. इसको हम बोलेंगे Gauss spherical surface. इस केस के लिए something like this. Oh, looks different enough. तो ये imaginary sphere है, यहाँ पे है नहीं है. ये पूरा surface हमने imagine किया है. Okay, let's start then. We know that flux will be integration of E into ds. याद रखो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. हमारा मोटिव क्या है? टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द स्फीयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता हूँ. सो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E into ds. व्हाट इज ds? फॉर दिस केस ये इमेजिनरी हमने पूरा जो स्फीयर लिया है इस पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं. लेट्स से दिस एरिया इज ds. ओके, सो फ्लक्स इज इक्वल टू E into ds. ds क्या है? इसी P पॉइंट जो एक पूरा एरिया लेते हैं जिसके ऊपर P पॉइंट रखा हुआ है, और ये एरिया एक और गॉसियन स्फीयर का पार्ट है. ये बाहर हमने जो पूरा स्फीयर इमेजिन किया है, we'll call this Gaussian sphere. So phi is equal to E into ds. Phi is equal to electric field तो चेंज होगा नहीं, right? So this can be written as, अब देखो इसमें एक और स्टेप मैंने स्किप कर दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा. What will be थीटा? थीटा होगा आपका ये स्फीयर के सरफेस पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और चार्ज की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के बीच का एंगल. तो स्फीयर से अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, लेट से इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ जिससे कंफ्यूजन हो. लेट से ये स्फीयर की वजह से जो नॉर्मल है वो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर से बाहर की ओर जाएगा, तो वो ये है. इस केस में उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, इनफैक्ट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, which means इनका एंगल हो गया 0. If angle is 0, what will be value of cos theta? If theta is 0, तो cos theta कितना होगा आपका? Cos theta is 1, which means ये cos theta को मैं 1 लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने आगे cos theta नहीं लिया, right? Since cos theta is 1. Okay, so far so good. By far we have flux. Total flux is equal to electric field into integration of ds. What is ds? ds is the small area on this Gaussian sphere, this imaginary sphere, right? अगर मैं एक छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मेरा पूरा एरिया मिलेगा. पूरा एरिया क्या होगा? पूरा एरिया मेरा होगा d5 is equal to E into ds, पूरे स्फीयर का एरिया. तो s क्या होगा इस केस में? s होगा आपका 4 pi r square. रेडियस कौन सा लेंगे? ये स्फीयर के लिए जो हमने रेडियस कंसीडर किया, 4 pi r square. तो ये हो गया मेरा फ्लक्स. हमको तो चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड.
तो इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिख रहा है, राइट। कैन आई ऑल्सो से फ्लक्स कैन बी रिटन एज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से, ये कहाँ से आया, ये मुझे मिला बाय अप्लाइंग, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, सी flux is integration of E into dx which is equal to Q upon epsilon naught. So I simply replace flux phi with E upon epsilon naught. Okay. So by far we have this form. हमको चाहिए E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला निकालता हूँ which will be Q upon epsilon naught into 4 pi r square. This is my electric field intensity. अब अगर मैं इसको चाहूँ तो एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ. इफ यू रिमेंबर दिस टर्म इज कॉल्ड एज सिग्मा एंड दिस टर्म रिप्रेजेंट्स, आपका देखो तीन टाइप का डेंसिटी होता, चार्ज डेंसिटी होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते थे, एंड लास्ट इज वॉल्यूम डेंसिटी, इसमें हम पूरा वॉल्यूम लेते थे. तो लीनियर में हम लेते थे कितना चार्ज किसने लेंथ के ऊपर, चार्ज अपॉन लेंथ. एरियल में लेते थे चार्ज अपॉन एरिया, कितने एरिया पे चार्ज एक्यूमुलेटेड है, और वी कैन से दैट चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट. लीनियर में चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड तीसरा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. द सिग्मा रिप्रेजेंट्स चार्ज पर यूनिट एरिया. सो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा विल बी चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया. सो व्हाट विल बी चार्ज, चार्ज कैन बी रिटन एज सिग्मा इनटू टोटल एरिया. नाउ एरिया किसके एरिया की बात हो रही है, चार्ज कहाँ पर है, चार्ज ये गॉसियन स्फीयर तो इमेजिनरी, चार्ज तो मेरे अंदर वाले ये सेल के अंदर है ना, हॉलो स्फीयर के ऊपर है चार्ज, बराबर. तो दिस एरिया विल बी Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A 4 पाई. दिस टाइम आई विल बी टेकिंग कैपिटल R स्क्वायर. वाई कैपिटल R स्क्वायर, बिकॉज इस केस में मैंने ये रेडियस लिया ना, स्फीयर के एरिया की बात चल रही है तो मैं ये रेडियस लूंगा. ds जो था वो इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर में था, इसलिए मैंने उसका पूरा एरिया लिया. गेटिंग मी. सो charge can be written as product of sigma which is charge per unit area, जिसको हम ये एरिया इंटेंसिटी भी बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये वैल्यू मैंने अभी जो Q का निकाला है विल बी रिप्लेसिंग दिस वैल्यू ऑफ Q इन दिस इक्वेशन. सो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, मुझे E का एक और फॉर्म मिलेगा. देखते हो फॉर्म क्या आएगा. We are almost done. हमको चाहिए था इंटेंसिटी स्पेरिकल सेल की वजह से. So we are almost there. So after replacing the value of Q, we will get E is equal to, instead of Q we'll be writing sigma into 4 pi capital R square upon epsilon naught 4 pi small r square. Now next step is very obvious, इसको हम कर देंगे कट, 4 pi cancel. So electric field intensity is equal to sigma capital R square upon small r square upon epsilon naught. This is the formula for the electric field intensity for a spherical cell or a hollow sphere जिस पे uniformly charge placed है. और ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला with the help of Gauss law. So this was my first application. Now apart from this there are few case जो इसमें चेंज हो सकता है. ऐसे मैंने अगर मान लो P को यहाँ पे रखा, अगर P को मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ तो मेरा R छोटा हो जाता. जो भी वैल्यू होता है, R तो वेरिएबल है, मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ स्मॉल r की जगह पे. अगर मेरा स्पीयर बड़ा होता तो इसका रेडियस बड़ा होता, तो अकॉर्डिंगली R की वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ. अब इसमें कंडीशंस ये है कि इसमें कुछ स्पेशल केसेस ये देख सकते हैं हम कि हम देखो R का और कैपिटल R का वैल्यूज तो वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है. बट इसमें दो केसेस हमको ये देखने मिलेंगे. अगर हमने P जो रखा है उसको कितना भी ऊपर लेके जाए तो सिंपली R उसको लिख सकते हैं, वैल्यू उसका पुट कर सकते हैं. कितना भी रेडियस छोटा बड़े करे R का वैल्यू लिख सकते हैं, सिंस इट इज अ वेरिएबल. बट अगर हम ये P को सरफेस पे रख दे तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इन दैट केस फर्स्ट केस इज if P is on the surface of the sphere, if P is on the surface of the sphere, we will say that small r and capital R will be same, right?
if small r and capital R are same, मेरा ये फॉर्मूला कैसे वेरी करेगा, E will be equal to sigma upon epsilon naught. So if I replace small r also with capital R, दोनों ही अगर कैपिटल R हो गए, both will get cancelled. So for such case E will be equal to sigma upon epsilon naught. यानी अगर हम किसी ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने ट्राई कर रहे हैं जो स्पीयर के ऊपर ही है, विच इज ऑन दिस हॉलो स्पीयर और दिस स्पेरिकल सेल, तो उस केस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होगा. अगर वो स्पीयर के ऊपर है तो फिर वो इतना होगा, राइट. एंड देयर इज वन मोर केस, केस 2. इन फर्स्ट केस, अभी एक्चुअली मेरा फर्स्ट केस हो गया ना एक तरीके से. फर्स्ट केस हमने क्या देखा, द पार्टिकल इज आउटसाइड द स्पीयर. इन सेकेंड केस जो मेरा ये देखा हमने यहाँ पे, इसमें हमने क्या देखा, पार्टिकल इज ऑन द स्पीयर. इन थर्ड केस लेट मी राइट देयर, P is on the sphere. In this case, last case, P will be inside my sphere. And if P is inside my sphere, वो मेरा एक तरीके, ये स्पीयर क्या होगा, मेरा कंडक्टर है. कंडक्टर के अंदर हमारी लाइन्स ऑफ फोर्सेस नहीं जाती. सो वी कैन से दैट सिग्मा फॉर दिस केस विल बी 0. अगर सिग्मा मेरा इस केस के लिए 0 हो गया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है सिग्मा r² एप्सिलॉन इंटू r². अगर इस ये पूरे में अगर आपको सिग्मा ही 0 हो गया, तो बाकी वैल्यूज जो भी रहेंगी हम अकॉर्डिंगली पुट कर सकते हैं. बट इफ सिग्मा इटसेल्फ इज 0, ये 0 मल्टीप्लाई होगा सबसे, और ये मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपका ये पूरा पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा. Which means if this particle is inside the sphere, electric field felt by this particle or this particular point will be 0. यानी अगर आप ऐसा पॉइंट कंसिडर करो जो स्पीयर के अंदर है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील ही नहीं होगा. एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी लर्न, मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है कि लाइन्स ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के अंदर नहीं जाती, बॉडी के अंदर नहीं जाती. अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा, विच वी हैव जस्ट प्रूव. So this is my first application, which is for a spherical cell, uniformly charged all over it. तो हम एक पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, इस स्पीयर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील होगा उस पॉइंट पे. तो पहला हमने देखा वो पॉइंट स्पीयर के बाहर है, फर्स्ट केस. इन दैट केस दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा हमको. सेकेंड केस व्हेन दिस पॉइंट इज ऑन द स्पीयर, ऑन द सर्फेस ऑफ स्पीयर, for that case this is my electric field. And third case when this point is inside my sphere, अगर वो स्पीयर के अंदर रहा, somewhere inside, कहीं भी हो सकता है, ये सेंटर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. For all those cases electric field felt will be 0.